बिहार का इलेक्शन संपन्न हो गया और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। 20 सालों के बाद प्रो इनकम्बेंसी दिखी और ये अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान है कि 20 साल जो व्यक्ति सरकार में रहता है उसके फेवर में ही वोटिंग हो गई और सभी पार्टियां साफ हो गई। यहां तक कि तेजस्वी यादव जो खुद को सीएम मान बैठे थे वो भी साफ हो गए और प्रशांत किशोर जो कि सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति हो गए थे बिहार चुनाव से। और हालांकि इसके पहले भी वो चर्चित थे, लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज दिए उनके वोटों से अधिक तो उनके इंटरव्यूज छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, टीवी के ऊपर। इस तरीके से वो इंटरव्यू दे रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, एक से एक हमले कर रहे थे बीजेपी नेताओं के ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप और अन्य आरोप लगा रहे थे। जिस एरोगेंसी से वो बात कर रहे थे कि 25 सीटें अगर पा गया जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वो ये कहते थे कि अगर 130-35 सीटें भी मेरी आई तो मैं इसे हार ही मानूंगा, मेरे लिए जीत है जब 150 सीटें जन स्वराज को मिले। तो ऐसे ऐसे दावे कर रहे थे और जब रिजल्ट आया तो हालात ये हो गए कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन और राहुल गांधी तो साफ हुए ही, पीके का जन स्वराज पूरी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। 243 जगहों पे इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और ये कह रहे थे कि हम 3 साल से ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं। और 243 कैंडिडेट में कुछ नामांकन से पहले बैठ गए, कुछ बाद में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कुल 238 उम्मीदवार इनके कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जिसमें से 236 की जमानत जब्त हो गई। जमानत केवल बचाने में 2 कैंडिडेट सफल रहे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 99% के आसपास इनके पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। और यही वजह थी कि ये खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि इनकी भी जमानत जब्त होती। जब यहां तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट से बमुश्किल बड़ा संघर्ष के साथ जीत पाए तो फिर प्रशांत किशोर की क्या बिसात थी। तो इसी मसले को समझेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। क्या चुनाव आयोग को जमानत जब्त होने से फायदा भी होता है? क्या भारत सरकार को इससे फायदा होता है? कितने कैंडिडेट्स के जमानत जब्त हुए? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी या उनके लोग अकेले हैं इस मसले में? ये जमानत जब्त होता क्या है? ये नियम क्यों बनाया गया? इसके पीछे कौन सी वजहें हैं? और प्रशांत किशोर की पार्टी ने कितना योगदान दिया है भारत सरकार को जमानत जब्त करवा के? इन सभी मसलों की चर्चा इस सेशन में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनंत प्रकाश और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए बात करते हैं। जब यह इलेक्शन हुआ और इसकी घोषणा हुई तो 6 महीने पहले अगर इलेक्शन के देखें तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के खिलाफ वोटिंग होगी। और लगभग ये तय मान चुके थे लोग कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे और इस बार नीतीश कुमार जी का बैग पैक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसी बीच में पीके की एंट्री होती है। इनके भी बड़े बड़े दावे थे और ये तो ये कह रहे थे कि जन स्वराज के पक्ष में हवा बह रही है। और मैंने 2022 से लेके 25 तक खाली 3 साल की इन्होंने कमाई इलेक्शन कंसल्टेंसी की बताई थी 241 करोड़ रुपए। इन्होंने कहा कि मैंने करोड़ों रुपए टैक्स भरा है। खाली 3 साल की कमाई 241 करोड़ रुपए इन्होंने बताई और कहा कि 99 करोड़ रुपए 99 करोड़ तो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर दिए। और ये सब कुछ वो बिहार को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन से रोकने के लिए, उद्योग धंधों के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा, जब ये इलेक्शन में गए तो ये खुद को सुप्रीमो जैसा मान के जा रहे थे, मतलब कि खुद को कंटेस्ट में ना लाके ये कह रहे थे कि मैं किंग मेकर बनूंगा। और सबसे मजे की बात कि कोई भी पार्टी का एक निश्चित क्रम होता है। पहले लोकल लेवल पे पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, उनके कैंडिडेट्स सालों साल मेहनत करते हैं और उन कैंडिडेट्स में से, उन कार्यकर्ताओं में से बड़ी पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं इलेक्शन कैंपेन को कई मानकों पे देख के। और इनका यह है कि हम लोकल लेवल का चुनाव नहीं लड़ेंगे, न हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, न हम लड़वाएंगे इसको, न हम जिला स्तरीय कोई चुनाव लड़ेंगे, न हमारे पार्टी से कोई पार्षद बनेगा, हम तो सीधे बनाएंगे विधायक
इतने ये बड़े रणनीतिकार हो गए थे कि ये मानने लगे, इनकी बातों में इतनी एरोगेंसी थी, ये मानने लगे थे कि मेरी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मेरी वजह से विभिन्न राज्यों में लोग सीएम बनते हैं। तो ये एरोगेंसी इनकी थी और इनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि 236 कैंडिडेट की जमानत जब्त होना यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। और इनके 236 कैंडिडेट की जब जमानत जब्त हुई तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। 1951 में ही एक रूल बनाया गया था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, जो जन प्रतिनिधित्व की नियम 34 है, उस धारा में स्पष्ट लिखा हुआ था कि भाई चुनाव में वही लोग भाग लें जो गंभीर हैं। ऐसा नहीं कि फालतू चर्चा में आने के लिए लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसी समय एक नियम बन गया था कि जो सांसद का चुनाव लड़ेगा वो 500 रुपए जमा करेगा डिपॉजिट जमानत चुनाव आयोग के सामने, और 250 रुपए एमएलए या विधानसभा के चुनाव के लिए वो जमा करेगा। अब बाद में चल के इसमें यह कह दिया गया कि 2009 तक आते आते इस सीमा को बढ़ा के लोकसभा के लिए 25,000 कर दिया गया और विधानसभा के लिए इसको 5,000 कर दिया गया। अब इसमें भी एक क्लॉज है कि ओबीसी को भी जनरल इतना ही देना होगा पैसा, और एससी एसटी के लिए ये आधा हो जाता है। मतलब अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो लोकसभा के लिए वो जमानत कितना देगा, 12,500 रुपए, और अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो 2,500 रुपए। तो ये नियम बना दिया गया। अब इसमें एक नियम ये है कि अगर आप एक निश्चित अनुपात में वोटिंग नहीं प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब आप गंभीर कैंडिडेट नहीं हैं और आपका पैसा या जमानत जब्त कर लेगी चुनाव आयोग, और वो पूरा पैसा चुनाव आयोग अपने पास नहीं रखेगी, वो सरकारी राजस्व में चला जाएगा। तो जमानत जब्त होना एक बेइज्जती मानी जाती है भारत के लोकतांत्रिक राजनीति में। अब डिपॉजिट लूज कर देने का मतलब यह है कि आप कहीं थे ही नहीं लड़ाई में। इनके मोस्टली कैंडिडेट्स, मतलब 200 प्लस कैंडिडेट्स तो, बल्कि 225 कैंडिडेट्स तो कहीं 400 वोट 500 वोट, कोई कैंडिडेट हैं जो अपनी इज्जत बचा पाए हैं, 2-4 हजार वोट उनको मिले हैं। खाली 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने जमानत अपनी बचा ली। एक जो है मढ़ौरा से, सारण जिले का एक क्षेत्र है, नवीन सिंह है कोई, और एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, वो भी पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र से लड़ रहे थे और वो भी अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। बाकी सभी लोगों की जमानत जब्त हो गई है। अब सवाल यह है कि वो पैसा कितना कलेक्ट हुआ। 23,60,000 रुपए तो योगदान किया है देश के राजस्व में जन सुराज पार्टी ने। ये जो पूरा पैसा कलेक्ट हुआ, अब टोटल 2,62,00,000 रुपए इकट्ठा हुए जमानत जब्त कैंडिडेट से। कुल 2618 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे बिहार में, जिसमें से खाली 511 ही अपनी जमानत बचा पाए। 2107 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, लगभग 80.5% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। तो इससे राजस्व कितना इकट्ठा हुआ, लगभग 2,12,00,000 रुपए, जिसमें से 23,60,000 रुपए तो अकेले जन सुराज ने जमा किए हैं। हालांकि इनके पास पैसा बहुत है। जब 3 साल की कमाई इनकी 241 करोड़ है तो इसके पहले की कमाई के तो आंकड़े ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका, कुछ लोग कह रहे हैं कि जन सुराज की हार मतलब बिहार की जनता की हार, बिहार लोकल मुद्दों को समझता नहीं है, बिहार के लोग इमेच्योर हैं। भाई राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका एक सिस्टम, एक चेन बना हुआ है। ये कैसे चुनाव लड़ते हैं, इनको लाया ही गया था कॉर्पोरेट कल्चर स्टाइल में चुनाव को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। इनका प्रयोग सबसे पहले मोदी जी ने ही किया था 2011 के चुनाव में, बाद में 2014 के कैंपेन में भी ये जुड़े रहे। अब ये समझिए कि इनकी एक संस्था है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक, और इसमें कहा जाता है कि 1600 से 2000 ऐसे कैंडिडेट काम करते हैं जो आईआईटी आईआईएम से पास आउट हैं, कोई हल्के लोग नहीं हैं। एवरेज इनका स्टाइपेंड, सैलरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन पेरोल पे लोग काम करते हैं, 40 से 60 हजार रुपए है। इसका मतलब यह है कि हर महीने इनका खर्चा है 6 से 10 करोड़ रुपए। तो साल भर का कितना हुआ, लगभग मान के चले कि 100 करोड़ तो ये खाली स्टाइपेंड या जो सैलरी कह लीजिए वो देने में खर्च करते हैं। तो इनके पास के 100 करोड़ आ कहां से रहा है। इसका मतलब जब ये समर्थन कर रहे थे शराब
की शुरुआत के लिए, तो इसका मतलब शराब लॉबी से इनके पास पैसा आ रहा है। सारी पार्टियां पैसा लेती हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन इनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो कुछ डिक्टेटर जैसी लग रही थी, काफी ज्यादा ईगो लग रहा था। इनके हिसाब से देश के सारे पॉलिटिशियंस इन्हीं की वजह से उतने बड़े कद तक जा पाए हैं, और इनकी हालत देख लीजिए चुनाव में। तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे और अब हालत ये हो गई। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने हर अपने टिकट को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो 243 अगर सीटों पे दिया तो 243 करोड़ ऐसे भी इनके पास आ गए। अगर इनको वास्तव में जनता के मुद्दों की चिंता थी और चुनाव लड़ना था, तो ये जो कह रहे हैं कि हम पदयात्रा कर रहे थे, जन यात्रा कर रहे थे, जब बिहार में बाढ़ आई हुई थी तो ये कहां थे भाई साहब? जब कोविड का समय चल रहा था तो ये भाई साहब कहां थे? सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता तो लगे हुए थे ना बिहार के अंदर में। बिहार में इतने मसले होते हैं, तब ये भाई साहब कहां थे? तो इनका अब जो लोग ये कह रहे हैं, और इनकी पूरी एक आर्मी तैयार हो रखी है, क्योंकि खाली 2000 लोग जब इनके पैरोल पे काम कर रहे हैं आईपैक में, तो इनकी पूरी सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी तैयार हो रखी है। अगर आपने इनके खिलाफ कुछ भी बोला तो गालियों से भर देंगे आपको। क्यों? क्योंकि इनका यही वर्किंग स्टाइल है, सोशल मीडिया और मीडिया में बने रहना, धड़ाधड़ अपने को चर्चा में लाना। ऐसा लग रहा था कि ये सिकंदर हैं बिहार की राजनीति के, और ये विश्व विजय करके आ रहे हैं बिहार को जीतने। और अब क्या कहा जा रहा है कि जनता मैच्योर नहीं है। कोई भी ये मान रहा है क्या कि 10,000 रुपए देने की वजह से महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया या एनडीए को वोट दिया? तो जिनको ये लग रहा है 10,000 रुपए, वो उस कंटिन्यूएशन को देखें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे थे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सबसे न्यूनतम आय है, पलायन बहुत अधिक है, गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, आज भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जैसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था, अंधकार युग वाला बिहार, अगर उसकी तुलना में देखें तो आज बिहार में चारों ओर सड़कें हैं, बिजली है, लोगों में सुरक्षा का भाव है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जो लोग शराब पी के आतंकी व्यवहार किया करते थे वो भी कंट्रोल्ड है। हालांकि शराबबंदी पूरी तरीके से लागू नहीं है, लेकिन खुले में तो नहीं है। तो नीतीश कुमार ने काफी हद तक इमेज चेंज की। नहीं तो वो एक समय ऐसा था कि सामूहिक नरसंहार होता था बिहार में, अपहरण उद्योग की फैक्ट्री हो गया था बिहार। तो कहने का मतलब यह है कि खैर, अब एक बात यह है कि इनका जो विजन है कि ये ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, ये खाली सीधे विधायक या सांसद ही बनेंगे और फिर इनके प्रधानमंत्री बनने के सपने हैं। ग्राउंड में रह के काम करना और चुनाव जीतना एक अलग बात है, और हवा हवाई खाली कॉरपोरेट से पैसा लेके और भाड़े के लोगों को रख के चुनाव जीतना और सोशल मीडिया में माहौल बनाना, ये अलग बात है। जितने भी चैनल पे इन्होंने इंटरव्यू दिया, खास करके जो यूट्यूब चैनल हैं जिनके कुछ मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उनको तो इन्होंने पेड किया इंटरव्यू के लिए, कुछ ने अपनी व्यूज और टीआरपी के लिए इनके इंटरव्यूज लिया, और मीडिया तो टीआरपी फ्रेंजी है ही, तो मीडिया में धड़ाधड़ इनके इंटरव्यू चल रहे थे और सबसे अधिक व्यूज इन्हीं के हैं। व्यूज के हिसाब से तो इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब जब चुनाव हार गए तो अब चुनाव आयोग दोषी हो गया सबके लिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव को ही देखिए या राहुल गांधी को ही देखिए, एसआईआर का मुद्दा उठा के और राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल जा रहे हैं। कहीं कोई मुद्दा चल रहा हो, चाहे इलेक्शन रिजल्ट हो, कुछ हो, वो लंबे समय तक छुट्टियों पे चले जा रहे हैं, अज्ञात स्थान पे। उन्होंने राजनीति को पार्ट टाइम जॉब बना रखा है। ये कैसे है भाई साहब? ये बहुत दिन तक गायब थे, अचानक से अवतरित हो गए बिहार सुधारने का लक्ष्य लेके। और बीजेपी क्यों चुनाव जीत रही है? अब तो सारे उनके विरोधी भी ये कह रहे हैं कि भाई उनके बड़े बड़े लीडर्स दूसरे राज्यों से आके हर सीट पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर सीट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है प्रशांत किशोर को भी अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं, हमारे विरोध में जो लड़ रहा है वही हमारा प्रतिस्पर्धी है। प्रशांत किशोर की बोली देखिए कि 150 सीट से कम पाए तो हम कैसे रहेंगे, हम इसको हार मानेंगे। तो ये तो स्थिति है इनकी। तो पूरा जमानत जब्त हो गई है इनकी, और मोस्ट प्रोबेबली अब ये लोग कह रहे हैं कि जी बिहार इतना काबिल नहीं है, लोग इतने काबिल नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को वो जितवाएं। वही पढ़ा लिखा लोग पढ़े लिखे वो अपने लिए, और उन्होंने अपने लिए वो काम किया। उन्होंने वहां की जहां वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, जनता के लिए कितना समय दिया, कितना वक्त निकाला, जन समस्याओं के ऊपर कितना काम किया। भारत एक
विकासशील देश है, लोग बहुत हैरान परेशान रहते हैं व्यवस्था के प्रति, आय के प्रति। बिहार तो उसमें भी सबसे नीचे है। तो वहां पे जो नेता उपलब्ध रहेगा, जो नेता सहायता देगा, वही चुनाव जीतेगा। भारत की राजनीति में यही स्थिति है। तो खाली पैराशूट से उतर के चुनाव जीतना, जैसे कि चुनाव कैंपेन चल रहा था, बारिश हो गई तो तेजस्वी यादव अपने घर से बाहर नहीं निकले 2-3 दिन कि बारिश हो रही है, हम हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे। और इधर नीतीश कुमार रोड से निकल के जन यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि भारत की राजनीति में चुनाव कैसे होगा। हो सकता है कि चुनाव आयोग की थोड़ी निष्पक्षता न रही हो, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीच चुनाव के कैसे ये धनराशि बांट दी गई, सहायता राशि। लेकिन और जो कारक हैं, सुरक्षा के, रोड नेटवर्क के विकास के, बिजली पानी की उपलब्धता के, इमेज मेकओवर के, तो ये सब महिलाओं की सहभागिता के, तो इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार ने ये सब किया। तो कहने का मतलब ये है, अब फिर से विपक्षी दल क्या राग ला पाएंगे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं इस समय कि वर्ल्ड बैंक का पैसा 14,000 करोड़ रुपए बांट दिया एनडीए ने, इसलिए चुनाव जीत गए। आप अपनी गलती मानिए, आपका कोई काडर नहीं है जमीन पे, सब आपसे पैसा लेके और वहां पे टिके हुए हैं। लैपटॉप से भारत में चुनाव नहीं जीता जा सकता है, लैपटॉप से खाली जमानत जब्त होगी। और पीके ने भी ये तय कर दिया है, प्रशांत किशोर ने, और ये होंगे बहुत बड़े स्ट्रैटेजी बनाने वाले। लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे चुनाव लड़ना एक अलग बात है, और अब ये टिकेंगे कि नहीं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी पार्टी भी जोड़ी बटोरी गई पार्टी है। और कितना टिक पाएंगे, क्योंकि राजनीति बहुत पेशेंस का काम है। लोगों की उम्र निकल जाती है, तब जाके जनता में उनकी इमेज बनती है, और तब जाके वो वोट पाते हैं। तो राहुल गांधी हो गए, या तेजस्वी यादव हो गए, या पीके सुपरलेटिव डिग्री हैं, ये हवा में चुनाव लड़ रहे थे। और इनका जमानत जब्त होना तय ही था। जब इन्होंने चुनाव की घोषणा की कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तभी मैंने कह दिया था कि इनकी जमानत जब्त होगी। अगर ये भी लड़ जाते तो इनकी भी जमानत जब्त हो जाती। तो जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट क्या है? वही है कि अगंभीर प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए चुनाव की व्यवस्था से, और भारी मात्रा में कैंडिडेट, अब देखिए 80% के ऊपर की जमानत जब्त हो गई, तो कम से कम सरकार को कमाई भी हो गई। वो व्यवस्था जो होती है, पैरामिलिट्री जाती है या अन्य जो खर्चे होते हैं, उससे मैनेज होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनकी जमानत जब्त हुई है वो ठीक हुई है? बिहार की जनता इतनी मैच्योर नहीं है कि वो एक योग्य नेता को नहीं चुन सकी, या आपको लगता है कि ठीक ही हुआ? राजनीति में धैर्य और विनम्रता, एक दूसरे की बातों को सुनना, एरोगेंसी, ये सब नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी पार्टियां थोड़ा बहुत इधर उधर करती ही हैं, तभी वो चुनाव जीत सकती हैं। तो इनका भी इधर उधर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके अंदर एरोगेंसी बहुत है। जब वो खत्म होगी तभी ये आम जनता से कनेक्ट होंगे और ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, तब जाके राजनीति में इनकी पैठ बढ़ेगी। हालांकि इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, कम से कम माफिया या जो इस तरीके के मसल पार वाले हैं, मनी पार वाले हैं, वो नहीं आने चाहिए। अब 90% के आसपास जो विधायक चुने गए हैं बिहार की विधानसभा में, वो सभी के सभी करोड़पति हैं, बहुत सारे उसमें इन्फ्लुएंशियल हैं, बाहुबली हैं, तो वो भी स्थिति ठीक नहीं होती है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी ये समझना होगा कि आप जिस पद पे रहते हैं उस समय आपने जनता को कितना हेल्प किया, आपकी क्या योजना है, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति बेहतर होगी। तो आप बताइएगा कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि जमानत जब्त होने का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या कमाई भी होती है क्या, और इनका जमानत जब्त हो जाना ठीक ही हुआ या बुरा हो गया? तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।